देखिए बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने कंसंट्रेशंस के जितने टर्म हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस था, जो केमिस्ट्री के बेसिस पे 3 प्रकार का था। एक आपके सामने हमने बताया था सॉलिड सॉल्यूशन, एक हमने आपके सामने बताया था लिक्विड सॉल्यूशन, और एक हमने आपके सामने बताया था गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होता है जिस सॉल्यूशंस का सारा सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड हो, और सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैसियस भी हो। इस प्रकार के विलयन को हम लोग ठोसीय विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन था। लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड सॉल्यूशंस को लिक्विड सॉल्यूशन कब कहा जाएगा, जब सारा सॉल्वेंट यानी विलायक आपका कैसा हो, द्रव्य हो, यानी कि सारा सॉल्वेंट आपका कैसा हो, लिक्विड हो। उस कंडीशंस में उस सॉल्यूशंस का जो नाम पड़ता है वो कैसा कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा अगले टर्म पे गैसियस सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशंस में क्या होता है, जिसके सारे सॉल्वेंट यानी विलायक कैसे हों, गैसीय अवस्था में हो, परंतु विलय यानी कि सॉल्यूट आपका, सॉल्यूट यानी विलय आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों प्रकार से तीनों हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये तो सॉल्यूशंस के टाइप थे। अब सॉल्यूशंस के टाइप में जो बीच वाला लिक्विड सॉल्यूशंस है, वो लिक्विड सॉल्यूशंस अपने में 3 प्रकार बताता है। क्या बताता है? सबसे पहला हमने बताया सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशंस में आएगा। दूसरा आपका प्रकार जो बनेगा वो लिक्विड प्लस लिक्विड, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इधर वाला लिखा है, राइट साइड जो भी चीज़ें लिख रहे हैं हमने, या प्लस वाले के राइट साइड जो भी लिखा जा रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, और लेफ्ट साइड पर जो लिखा जा रहा है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि विलय है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि सारी चीज़ें किसमें हैं, सॉल्वेंट मेरा कैसा है, लिक्विड है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। ऑब्वियसली ये लिक्विड सॉल्यूशंस के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तीसरा टाइप्स जो इसका बनता है क्लासिफिकेशन के बाद, वो बनता है गैस प्लस लिक्विड। और गैस प्लस लिक्विड में भी जो सॉल्वेंट आपका है, विलायक आपका है, वो कैसा है, लिक्विड है। तो पता ये चला कि ये सारे टर्म्स जो है आपने क्लासिफाइड जो वर्गीकृत किए हैं, वो सारे किस में आएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस में आएंगे। किस में आएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस में। अब यहीं से हमारे इंटरमीडिएट की पूरी थ्योरी, या आप कह सकते हो सॉल्यूशंस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है, पहले सॉलिड प्लस लिक्विड, इस तरीके के सॉल्यूशंस में हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें लिक्विड प्लस लिक्विड यानी कि जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस में कौन सी थ्योरी लगती है। फिर आपका जो गैस प्लस लिक्विड है, यानी कि जिसका सॉल्यूट गैस हो और जिसका लिक्विड कैसा हो, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड हो और जिसका सॉल्यूट कैसा हो, गैस हो, इस टाइप की भी अलग थ्योरी है। ये अपने में जो 3 क्लासिफिकेशन है, ये 3 पूरे चैप्टर के लास्ट तक कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। पहला क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सॉलिड प्लस लिक्विड। ये आपको बताता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बताता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, याद रहेगा। अब हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब भी पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड जो लेंगे वो एज अ सॉल्यूट लेंगे, और सॉल्वेंट जो लेंगे वो एज अ लिक्विड लेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि सॉल्वेंट में आपको क्या लेना है, लिक्विड लेना है, और आपका सॉल्यूट में क्या लेना है, सॉलिड लेना है। लेकिन हमने अभी आपको बताया सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो। लेकिन जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हो, उस केसेस में सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्यूट के जगह पर क्या ले सकते हो, सॉलिड ले सकते हो, ठोस ले सकते हो। मेरी इतनी बात क्लियर हो गई। अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो चाहे कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई आपको, अभी हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। ठीक है, पहला जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हिंदी में ये बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया, ये इतनी चीज समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, और ये सारे टर्म्स जो आपके हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने क्लासिफाइड की है। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन स्कूल से और यहाँ से अंतर मिलेगा आपको। ये बात अगर जिसने पढ़ा है तो वो ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा तो उसके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि उसका रिवाइज होगा, उसको सारी बातें बेसिक यहाँ की मिलेंगी क्योंकि वो स्कूल में पढ़ चुका है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पर स्कूल से कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। अगर स्कूल में आपने 70% पढ़ रखा है तो कोचिंग यहाँ पर जो आप पढ़ोगे कोचिंग में वो आपको 100% थ्योरी कवर करेगी। ठीक है, इस बात की गारंटी है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है प्रासरण दाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टर्म्स बताती है। ठीक है, और इसमें से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में कोई दो प्रॉपर्टी और चारों से न्यूमेरिकल्स, ये बिल्कुल तय बात है, आना ही आना है। क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में या तो कंसंट्रेशन टर्म के 7-8 टर्म से आएगा या तो इससे आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी और उसके बारे में उसके 4 टाइप्स थे। अब आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, सुनिए। लिक्विड प्लस लिक्विड में क्या आएगा? लिक्विड प्लस लिक्विड में आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ना है? राउल्ट्स लॉ। हम सारी चीज़ें क्लासिफाइड आपके सामने कर दे रहे हैं और आप बताइएगा कि हमें कौन चीज़ किसके बाद पढ़ना है, ये आपको अब याद रखना है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में क्या होता है? राउल्ट्स लॉ में जो है आपको पहली बात ये देखना है कि सॉल्यूट जो लेना है वो कैसा लेना है? लिक्विड लेना है। या आप यूँ कह सकते हो कि राउल्ट्स लॉ इसीलिए लिक्विड प्लस लिक्विड में रखा गया क्योंकि राउल्ट्स लॉ में दोनों चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसी होती हैं? लिक्विड होती है। इसीलिए राउल्ट्स लॉ को हमने लिक्विड प्लस लिक्विड वाले में रखा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है। जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ चारों लिखी है मैंने, वो उसका सॉलिड कैसा होता है? सॉल्यूट होता है। और उसका लिक्विड कैसा होता है? सॉल्वेंट कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो इस केसेस में सॉलिड प्लस लिक्विड वाले को हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रखा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बनी है। राउल्ट्स लॉ इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है। अच्छा, राउल्ट्स लॉ जो होता है, जिसको हिंदी में भी राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझे, और अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में कोशिश करें। राउल्ट्स लॉ 2 तरीके से होता है। पहला जो होता है वो वाष्पशील के लिए होता है। किसके लिए होता है? वाष्पशील के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल के लिए। राइट, समझ आ रहा है? दूसरा जो होता है वो अवाष्पशील के लिए होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसके बाद ये आप राउल्ट का नियम पढ़ोगे, वाष्पशील अवाष्पशील। ठीक है, इसका ग्राफ पढ़ोगे, इसका फिगर पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे विलियन। कौन सा विलियन? एक पढ़ोगे आदर्श विलियन, इसी में रहेगा सब। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा आप पढ़ोगे अनादर्श विलियन, जिसको नॉन आइडियल बोलते हैं। ये आपका अनादर्श विलियन है, जिसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली जो होती है वो धनात्मक विचलन होता है। क्या होता है? धनात्मक विचलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ये सारे टर्म आपको याद करने हैं। अगर आपको किसी चैप्टर का टर्म याद है तो उस चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से लगाओगे, थ्योरी भी आपकी कवर हो जाएगी। दूसरी आपका जो है वो होता है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और इसके भी ग्राफ बनेंगे। राउल्ट्स लॉ के ग्राफ तो बनेंगे ही बनेंगे, वोलेटाइल के बनेंगे ही बनेंगे, नॉन वोलेटाइल के बनेंगे, आइडियल के बनेंगे, नॉन आइडियल के बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन इसके भी ग्राफ बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, पता है ये सारी चीज़ें जो हमने आपके सामने लिखी है, मेंशन की है आपके बोर्ड पर, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बात पर डिपेंड करती है। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की पहली प्रॉपर्टी है। जिसने इस चीज़ को समझ लिया वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक के सारे टर्म को समझ लेगा। समझ आ गया? तो आपको लिक्विड प्लस लिक्विड वाले में इतनी सारी चीज़ें कवर अप करनी है। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर गैस प्लस लिक्विड वाले में आ जाना है। इसमें पढ़ना आपको सिर्फ एक हेनरी का नियम। ठीक है,
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेनरी लॉ। हाँ, हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स आता है, लेकिन बहुत चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो है इतने सारे टर्म हो गए न्यूमेरिकल्स के। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पता है किस पे आता है? सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पर आता है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सारी चीज़ें तो इस टर्म से रिलेटेड थी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है वन हाफ फैक्टर, वन हाफ गुणांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वन हाफ फैक्टर इससे रिलेटेड ही ना। अभी लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर जो चीज़ें थी वो इतनी सारी चीज़ें हैं। और सही बताएं तो सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास के लिए इसी सारी चीज़ों का ये इंपॉर्टेंट है। अगर 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है तो ये इतने सारे टर्म हैं। और वो एक चीज़ पे बात करता है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ने अपने 3 तरीके से क्लासिफाई। पहले आप ये सारी चीज़ें नोट करो। अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले, ठीक है। इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, अगर जानते होगे तो स्कूल से जानते होगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये टर्म नया है, ये टॉपिक जो है आपका नया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये टॉपिक आपका नया है। क्या करने जा रहे हो? उस पर बैठ के पढ़ोगे क्या? हम लिख गलत नहीं रहे बेटा, ये रखा है, देखो पंखा। चले इधर ध्यान दें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में अणुसंघ के गुणधर्म के नाम से बताया हमने आपको। अच्छा, अणुसंघ के गुणधर्म, पहली बात तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, ऑन कर दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्या बताता है? हिंदी में इसका जो है मतलब सही निकलता है। इंग्लिश में जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही समझा रहा है, हिंदी में सही समझा रहा है। अणुसंघ के गुणधर्म, अणुसंघ के गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? अणुसंघ के गुणधर्म ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल से इसको जो है सही समझ लें। क्या है बताया गया है डेफिनेशंस में? आपके पास जो सॉल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। हमने मान लिया सॉल्वेंट में 80 ml वाटर ले रखा है, H2O। क्या ले रखा है? H2O ले रखा है। बाहर से हमने NaCl भी मिलाने की कोशिश किया है, बाहर से हमने C12H22O11 यानी कि शुगर भी मिलाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब अगर मान लिया हमने अलग अलग कंटेनर में मिलाने की कोशिश की, जैसे मान लिया 80 ml इसमें भी लिया, ठीक है, और 80 ml इसमें भी लिया, दोनों में। इसमें हमने चीनी डाला, इसमें हमने नमक डाला। हमने ये बताया, मान लिया हमने इसे 50 ग्राम नमक डाला है, ठीक है, और इसमें मान लिया 50 ग्राम क्या डाला है? चीनी डाला है। इसमें 50 ग्राम नमक डाला है, इसमें 50 ग्राम क्या डाला है? चीनी डाला है। तो टोटल मिल करके कितना बन रहा है? 130 ml बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ml में क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो उस जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो उसका रूप क्या करेगी? धारण करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मिलेंगे। तो 130 ml हमारा सॉल्यूशन बना, यहाँ पर भी 130 ml सॉल्यूशन बना। पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या निर्भर कर रहा है? अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नमक और चीनी आपने कितना डाला है। नमक और चीनी आपने कितना डाला है, यानी कि विलय की मात्रा क्या है? 50 ग्राम है। विलय नमक है कि चीनी है, इससे मतलब नहीं है। तो यही हमारा सॉल्यूट का क्या बन गया? यही हमारा मॉलिक्यूल्स का नेचर बन गया। तो नेचर से मतलब नहीं ना, नमक है कि चीनी है कि नींबू है, इसकी संख्या से मतलब है, अणुओं की संख्या कि आपने अणु मिलाया कितना है बाहर से। विलय के अणुओं की संख्या 50 ग्राम इसमें भी, विलय के अणुओं की संख्या 50 ग्राम इसमें भी। तो यही हमारी क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब हुआ? कितना मिलाया है ये निर्भर करता है, क्या मिलाया है ये निर्भर नहीं करता। यही प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंघ के गुणधर्म में। बताइए कितने लोगों को समझ आ गया? एकदम क्लियर हो गया? हाँ, तो केवल और केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। कौन सी कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी आप ये कह सकते हो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसका पहला पार्ट अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट अभी भी हमने लिखा है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक
अवनमन। इसको इंग्लिश में भी हमने लिखा था रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी मीडियम वाले अवनमन और उन्नयन कोण पढ़े होंगे, डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल पढ़े हैं, ठीक है। डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल लिखना बंद करें, जिसको लिखते हुए देख लेंगे हम अभी बताएंगे। एलिवेशन और जो है आपका डिप्रेशन, ये क्या बताता है? आपने पढ़ा होगा जब कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर के ऊपर देखता था तो बनने वाला कोण कैसा था? एलिवेशन था, उन्नयन। जब कोई व्यक्ति छत से देख करके नीचे की तरफ देखता था तो बनने वाला कोण कौन सा था? अवनमन। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि, इंक्रीमेंट। और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, डिक्रीमेंट। यानी कि जिसके अंदर कमी, और कमी वाला ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनता है और वृद्धि वाला ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनता है, बढ़ते हुए क्रम में, ये घटते हुए क्रम में। तो यहाँ से भी ये सारी चीज़ें क्या है कि वार्षदाम में कोई ना कोई कमी आएगी, ठीक है। अब आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अवनमन और उन्नयन का मतलब समझ में आ गया? उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? वार्षदाम में कमी आ जाएगी। कैसे कमी आएगी? हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? इस कंटेनर में हमने H2O लिया है, ठीक है। और इस कंटेनर में H2O लेने के बाद हमने इस कंटेनर को क्या कर दिया है? क्लोज पैक कर दिया है। अभी हम सिर्फ वाष्पदाब पे बात करने जा रहे हैं। अभी वाष्पदाब में कमी कैसे हो रही है इस पे बात हम नहीं करने जा रहे हैं। तो वाष्पदाब क्या है? हमने कंटेनर लिया और कंटेनर को क्या कर दिया? क्लोज पैक कर दिया और उसको नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दिया है। चूल्हे के जरिए क्या कर दिया है? हीट देना स्टार्ट कर दिया। हीट का मतलब यहाँ पर ऊष्मा है, या आप कह सकते हो हम लोग इसको एक टेम्परेचर दे रहे हैं। जो टेम्परेचर कैसा है? सतत है, यानी इंग्लिश में अगर इसको लिखोगे तो ये कॉन्टिन्यू टेम्परेचर है। क्लियर हुआ? अब अगर हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, एक नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर जो आपके पाइप में आता है उसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे तो वो टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर जो है पा करके जो है उसके मॉलिक्यूल्स, भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। आप जो है द्रव अवस्था में ये बात पढ़ चुके हो कि ठोस की अपेक्षा द्रव के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन इनके बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शंस होते हैं, इनके बीच में जो है कोई ना कोई बॉन्डिंग होती है। तो जो भी आप टेम्परेचर दोगे वो टेम्परेचर पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? आपस में जो कनेक्टिविटी उसको तोड़ करके क्या करेंगे? फ्री करेंगे। अब मान लिया आपने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था और आपने टेम्परेचर देते देते उसको 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। अब वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वाटर के जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर चुका है? ब्रेक कर चुका है। अब वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें फ्री होकर के मूवमेंट कर रहे हैं। आप कह सकते हो पूरी तरीके से इसके अणु स्वतंत्र अवस्था में क्या हो रहे हैं? कंटेनर के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपने टेम्परेचर देना बंद नहीं किया। अच्छा एक बात और, आप ये बताइए, हमको एक बात पता है कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर देने में क्या होगा? वो सारे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ब्रेक करेंगे और टेम्परेचर नहीं करके एक टाइम ऐसा होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर हम कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में जो भी टेम्परेचर मान लिया रखा था, हमने 20 डिग्री सेल्सियस दिया था या हमने 40 डिग्री सेल्सियस रखा था, वो टेम्परेचर अभी भी हम 40 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम इसके मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा हीट हो जा रहे हैं कि कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। इसकी वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं? फ्री हो जा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स ने अपना बॉन्ड ब्रेक करके कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं? फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र अवस्था में गति कर रहे हैं। और गति करते करते ये क्या कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर जो है, यानी पात्र के अंदर का जो तापमान है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये अपने आप में कंजस्टेड फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो? कम हो, लो हो। तो ये क्या करेंगे? अच्छा ये आपको मालूम है ये मॉलिक्यूल्स द्रव अवस्था से किस में बदल रहे हैं? गैस में। और जब ये गैसीय अवस्था में बदलेंगे तभी ये वाष्प बनाएंगे और वही वेपर का रूप होता है। तो ये गैसीय अवस्था का नेचर कैसा होता है? मॉलिक्यूल्स का ऊपर उठना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ऊपर जाएंगे ऊपर कंटेनर को क्या बंद पाएंगे। ऊपर कंटेनर को क्या पाएंगे? क्लोज पाएंगे। बंद है पूरी तरीके से, आपने ढक्कन रखा हुआ है। तो अब ये ऊपर ना जाकर के फिर से लौटेंगे और लौटने के बाद ये आपस में क्या करेंगे? टक्कर मारेंगे। अणुओं की आपस में टक्कर होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा तो अणुओं के आपस में कोलाइजन होगी, टक्कर होगी और टक्कर से उनकी काइनेटिक एनर्जी
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझते हो, जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कोई भी चीज़ आप लड़ाओगे तो क्या हो जाएगी भाई, आपने देखा दो मोटरसाइकिल जा रही है बहुत स्पीड से, वो लड़ गई, लड़ने के बाद उनकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी, नहीं होगी, बल्कि स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पता क्या चला है, किसी भी चीज़ की कोलाइजन से टक्कर के कारण किसी भी चीज़ की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा के कम होने से उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, टक्कर मारते मारते ये क्या करेंगे, अब ये सोचेंगे कि ऊपर से नहीं निकल सकते, तो ये बर्तन के स्पॉट पे टक्कर मारेंगे। क्या मारेंगे, बर्तन के स्पॉट यानी कि साइड वॉल पे टक्कर मारेंगे, साइड वॉल पे टक्कर मारेंगे। अब साइड वॉल पे जो टक्कर मार रहे हैं, यहीं से प्रेशर क्रिएट होगा। साइड वॉल पर जितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, P बराबर क्या होता है, साइड वॉल पे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल जितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो है F, जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगा रहा है उसी का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, दाब। अब प्रेशर के कारण जो वाष्प बनेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहलाएगा। कितने लोगों को बात यहाँ तक समझ आ गई, बात समझ आई? हाँ। ये मॉलिक्यूल्स जो मतलब दीवार पे इसके टक्कर मारे, ये यही क्यों लिया गया, हम टक्कर मारा वहाँ पे भी तो प्रेशर करना। क्या चीज़ बेटा, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल है, इसके मतलब आपने साइड वॉल पे ही टक्कर क्यों दिखाई, नहीं, ये चीज़ हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि साइड वॉल ही पे मार रहा है। पूरे कंटेनर में वो नीचे भी मार सकता है, ऊपर भी मार सकता है, वो कहीं पर भी टक्कर मार सकता है। टक्कर मारने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, कितने न्यूटन का फोर्स, जैसे मैंने इस बोर्ड पर या इस पर ऐसे टक्कर मारा, तो ये टक्कर जो है हमने मार्कर से कितने न्यूटन का लगाया, और बोर्ड के कितने सरफेस एरिया के कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स लगाया है एरिया पे, तो वही दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इसी को कहते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये आप लोग फिजिक्स में बहुत बेसिक 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जब दाब उत्पन्न हो गया, अब वाष्प के कारण बर्तन के ऊपर जो दाब लग रहा है वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। अब एक क्वेश्चन मेरा, तैयार हो जाओ, वाष्प कब बनेगी भैया, आए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आपने कंटिन्यू टेम्परेचर दिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉयल हो रहा है वो, पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? अच्छा, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर सारी चीज़ें बॉयल होती है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी का है? अच्छा, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या होता है पानी के साथ कि पानी वाष्पित हो जाता है, बॉयल हो जाता है? अच्छा, आप ये एक बात ये बताइए, आपने ये टेम्परेचर पानी का रखा है, मान लीजिए नॉर्मल पानी का 25, ठीक है, आपने ये टेम्परेचर इसको दिया 40 हुआ, आपने और टेम्परेचर दिया 70 हो गया या 50 हो गया, इस तरीके से 19 हो गया। आप बताइए इतने सारे टेम्परेचर पे पानी के मॉलिक्यूल्स बॉयल क्यों नहीं हो रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कौन सा जादू हो जा रहा है कि पानी बॉयल हो जा रहे हैं? क्वेश्चन उठने लायक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा जादू हो रहा है कि पानी के सारे मॉलिक्यूल्स बॉयल हो जा रहे हैं, जबकि 99 डिग्री सेल्सियस पर भी वो सारे पानी बॉयल नहीं होते हैं जल्दी, क्यों? बॉयल होने का प्रोसेस करते हैं, बट बॉयल कब होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया गया? मेरा दो क्वेश्चन इसमें है, ये टेम्परेचर फिक्स क्यों किया गया? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट क्यों रखा गया हिमांक? और कोई टेम्परेचर रख सकते थे, -1 रख सकते थे, 2 डिग्री सेल्सियस रख सकते थे, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया, पहली बात। दूसरी चीज़, 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या हो रहा है पानी के साथ कि वो पानी आपके जो कंटेनर में है, पात्र में है, वो बॉयल हो जा रहे हैं, वाष्पित हो जा रहे हैं। आंसर दे भाई, हमने बताया था कि जब थ्योरी प्रैक्टिकल माने नथिंग, प्रैक्टिकल आप भी कर सकती हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हाँ, कंटेनर अभी भी बंद है, तो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर का क्या कनेक्शन है? पानी के मॉलिक्यूल्स का एरिया, पानी की रेडियस मालूम है? 10 की पावर -7 से लेकर के 10 की पावर -8 रेडियस का होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे ज़्यादा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को समझा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट
या क्वथनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर इससे आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताओगे? बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रही हो। संजना खड़ी बेटा बताओ, बताओ ज़ोर से बोलो। अरे बोलो, जो गलत होगा हम बताएंगे ना। बोलो, खड़ी हो बेटा, बोलो, बोला करो, हेजिटेशन खत्म होता है, बोला करो। निश्चित ताप पर हाँ। कोई लिक्विड बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पर, निश्चित ताप मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई जो लिक्विड है वो वाष्प अवस्था। ठीक है, वेरी गुड। ये बताना चाहिए नहीं है कि एक निश्चित तापमान पर कोई भी द्रव अवस्था के मॉलिक्यूल्स गैसेस अवस्था में अगर चेंज हो जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत अच्छा आंसर दिया, यही क्वथनांक है। लेकिन अगर हमें कोई स्टैंडर्ड बताना है तो चलो 100 डिग्री सेल्सियस तो बाद में आया है, वो भी हम बताएंगे क्यों आया और कैसे आया। आप ये बताइए अभी कि हाँ क्वथनांक की और कोई डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की? इन्होंने बताया द्रव अवस्था के मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ताप पर गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और जिस टेम्परेचर पर चेंज होते हैं उस टेम्परेचर का नाम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर है। हिंदी में उसको क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये बताइए द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन हो रहा है जो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और चेंज होने के बाद उसका नाम क्वथनांक पड़ जाता है और इंग्लिश में उसका नाम बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। चलो खैर, टाइम लॉस करने का कोई मतलब नहीं ना, हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इस डेफिनेशन को जो संजना ने बताया इसको स्टैंडर्ड ले जाओ। क्वथनांक क्या होता है? अब आप जो अभी तक ये जो कक्षा 7 से लेकर के 9-10 तक आपने पढ़ा कि कोई भी चीज़ द्रव अवस्था की गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है वो हमारे लिए क्वथनांक होगा। जिस टेम्परेचर पे चेंज होगी वो हमारे लिए क्या होगा? क्वथनांक होगा। लेकिन अब आप इंटर में क्या पढ़ोगे और इंटर में बीएससी में कि जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई भी मॉलिक्यूल्स का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी मॉलिक्यूल्स का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। फिर से सुन लो, जब किसी भी मॉलिक्यूल, जब किसी भी अणु का ताप किसी निश्चित ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वो क्या हो जाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो जैसे ही सेम होता है वैसे क्या हो जाता है? वो चीज़ बॉयल हो जाती है। यहाँ पर पानी के साथ वही हो रहा है। आप देखिएगा, ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये हमने एक लेवल सपोज किया है जिसको हमने माना है कि ये हमारा वायुमंडलीय दाब है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज, ये क्या है? वायुमंडलीय दाब है, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब आपने टेम्परेचर दिया 25 से मान लिया 40 हुआ, अभी भी पानी बॉयल नहीं हुआ। 40 से 50 हुआ या 40 से 80 हो गया या 70 हो गया डिग्री सेल्सियस, अभी भी पानी बॉयल नहीं हुआ। यहाँ तक कि 99 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, पानी बॉयल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर अभी हुआ ही नहीं। जिस टाइम पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा पानी वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी वाष्प बदल जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये वायुमंडलीय दाब, जिस टेम्परेचर पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसी टेम्परेचर पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस मेजर किया। तो आप ये कह सकते हो जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है वो टेम्परेचर कितना होता है? कोई भी चीज़ नहीं, पानी जिस टेम्परेचर पर अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है या बराबर होता है उस टाइम टेम्परेचर कैसा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए पानी कहाँ पर बॉयल होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री। हमने इसीलिए पूछा था कि 99 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कौन सा जादू हो जाता है? तो वो जादू यही है कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर होता है। और जिस टेम्परेचर पर बराबर होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया गया है? 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया गया। लेकिन फिक्स यहाँ से नहीं हुआ है, फिक्स कहीं और से हुआ है। ये बात समझ में आई? पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉयल हो रहा है? क्लियर हो गया? क्योंकि इसका वाष्प दाब वायुमंडल, जब कोई भी चीज़, अगर हम इस ग्राफ को खींच रहे हैं, किसी भी चीज़ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो वो चीज़ बॉयल हो जाएगी। और जिस टेम्परेचर पर वो चीज़ बॉयल, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होता है? मान लिया हमारा ये वायुमंडलीय दाब है और ये आपका मान लिया अल्कोहल का दाब है, मान लिया जो भी है टेम्परेचर आपका मान लिया 10-15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री। जैसे ही अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, जैसे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा उस टाइम 78.5 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल होगा।
क्या होगा? अल्कोहल। तो अब अल्कोहल इस दाब पे पहुंचेगा, तो इस दाब तक पहुंचने में कितना टेम्परेचर लेता है? 78.5। इसीलिए अल्कोहल का वाष्प दाब या अल्कोहल का क्वथनांक कितना हो जाता है? 78.5 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये वाष्प दाब का खेल समझ में आया आपको? सबको क्लियर हो गया? अब हमें देखना है वाष्प दाब में आपेक्षिक का अवनमन। ठीक है, कौन वाला? अच्छा, वो भी बताते रह लो, ये भी सुन लो। ध्यान दीजिएगा, ये बात हम बता चुके हैं 11th क्लास में, कुछ बच्चे रहे होंगे उनको याद आएगा। हमने बताया था एक स्टेट फंक्शन, याद आ रहा है? अवस्था फलन, वहीं से ये सारी चीज़ें फिक्स है। ध्यान दो, जो बच्चे नए वो बहुत ध्यान से देखेंगे और जो बच्चे पुराने हैं वो रिवाइज कर लेंगे। क्या होता है, हमने एक कंटेनर में क्या लिया बेटा? वाटर लिया है, या आप कह सकते हो हमने कंटेनर में बर्फ़ के टुकड़े लिए हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या टुकड़े हैं, बर्फ़ के हैं, ठीक है। और इस टाइम हमने जब बर्फ़ के टुकड़े को मेज़र किया है थर्मामीटर लगा करके साइड से, तो वो थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर कितना बता रहा है? लगभग -10 डिग्री सेल्सियस। ये फिक्स नहीं ना, -15 भी ले सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो -10 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमने इस कंटेनर में जो है पूरी तरीके से इस कंटेनर को भी पैक कर रखा है, ठीक है। थर्मामीटर से मेज़र कर लिया, उसके बाद इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया? पैक कर दिया, ठीक है। अब हमने जब हीट देना स्टार्ट किया है, तो हीट देते टाइम ये क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेगा। टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या होगा? -10 से कहाँ जाएगा? -9 आएगा, -6 आएगा, इस तरीके से आएगा। अच्छा, माइनस में जो चीज़ें सबसे छोटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि वो ज़ीरो के क्या होता है? नियरेस्ट होता है। ये मैथमेटिक्स वाली ये बात जान रहे हो, बायो वाले भी जान रहे हो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं ना, क्योंकि 10th क्लास की बेसिक बातें हैं ये, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वैसे क्या होगा? -5, -6, -4 मतलब, और ये -3, ठीक है। ज़रूरी ना कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटे। इसी तरीके से -2 और फिर -1, फिर उसके बाद क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस जिस टाइम टेम्परेचर इसका हो जाएगा थर्मामीटर में, उस टाइम वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि नियत हो जाएगा। और नियत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस टेम्परेचर पर बर्फ़ के सारे टुकड़े किस में बदलेंगे? पानी में बदलेंगे। जब तक बर्फ़ के सारे टुकड़े पानी में नहीं बदल जाएंगे तब तक ये टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ के सारे टुकड़े पानी में बदल जाएंगे, अब टेम्परेचर यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बर्फ़ के सारे टुकड़े किस टेम्परेचर पर बदल रहे हैं? तो यहाँ पर अवस्थाएं क्या हो रही हैं? परिवर्तित हो रही है। ये ठोस था, ठोस से सारे किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो जो टेम्परेचर अवस्था को परिवर्तित करता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे 0 से क्या होगा? अब आप टेम्परेचर दोगे, मान लिया 10 डिग्री दिया, फिर जो है 20 दिया, फिर आपने 40 दिया, ठीक है, फिर आपने क्या दिया? 80 दिया, फिर आपने डायरेक्ट क्या दे दिया? 100 हो गया टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो जाएगा? वो टेम्परेचर रुक जाएगा। जब तक पानी के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बना लेंगे, वाष्प नहीं बना लेंगे, तब तक वो सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस भी क्या कर रहा है? अवस्था को परिवर्तित करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो टेम्परेचर स्टेट को चेंज करने का काम करता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ये टेम्परेचर चेंज करता है, ये अवस्था कहाँ चेंज करता है? द्रव से ठोस में। यानी कि जो है कोई भी चीज़ अगर गली हुई है तो उसको जमा देता है, तो इसलिए इसको हिमांक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्या कर देता है? गलाने की कोशिश करता है। अगर कोई भी लिक्विड में है तो उसको और गला करके गैसेस में भेज देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं वाष्पित करता है, ये तो क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन सर अभी आपने यहाँ कहा मतलब ये जो बर्फ है इसे मतलब टेम्परेचर जैसे ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये तो क्वथनांक, अरे हिमांक तो नहीं हुआ ना, गलनांक। ये मेरी बात सुनिए, 0 आप क्या समझ रहे हो? ये अवस्था क्या है? एक मिनट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रही है, इसका क्वेश्चन सुनिए। इसने ये पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ जो है जमाती है तो जमाने के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस काम आता है ना, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम करके इसको जो है क्या कर रहे हैं? मतलब टेम्परेचर बढ़ा करके आप इसको जो है लिक्विड कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? इसी के तो नाम अवस्था चेंज करना है। अगर वो लिक्विड में है तो उसको सॉलिड में बदल देगा, वो पहले से सॉलिड है तो किस में लाओगे? क्यों लिक्विड में ला रहे हैं? क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जमाने के लिए जब ले जाएंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे। एसी में क्या होता है? एसी में होता है क्या है? कहाँ से आता है?
एसी की कूलिंग कैसे होती है? ये रॉड कहाँ गया? रॉड है आपके बगल, उठाओ रॉड जरा, तार लगा लोगी? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं, खुदा लगाओ जरा, करंट ना मार दे, वीडियो पॉज कर दो, ये वाला है, लगाओ। ये रॉड जो जल रहा है आपके सामने, रहने दो, ये रॉड जल रहा है, पता है रॉड के अंदर बीच में ऐसा कोई वायर नहीं होता, रॉड के अंदर बीच में ऐसा कोई वायर नहीं होता जो यहाँ से कनेक्शन दे, जैसे यहाँ से ये कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ से कनेक्शन दे करके इसको पूरा रॉड को लाइट कौन दे रहा है? वायर नहीं ना, यहाँ पर मरकरी होती है, मरकरी जो मक्खी के सर के बराबर लगभग होती है, वो मरकरी यहाँ पर एक पॉइंट होता है, और वो मरकरी, एक मिनट, वो मरकरी क्या करती है, इधर ध्यान दो, वो मरकरी यहाँ से जब टेम्परेचर पाती है तो वो मरकरी पूरे में फैल जाती है, और ये मरकरी क्या होती है, पूरे टेम्परेचर पा करके पूरे रॉड में क्या हो जाती है? फैल जाती है। जब पूरे रॉड में फैल जाती है तो वो पूरे रॉड में क्या होता है? लाइट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो वाइट कलर की लाइट जल रही है तो ये तो आपको मालूम है कि कलर हम लोग चेंज कर ही सकते हैं, तो मरकरी यहाँ पर भी होती है, जब दोनों तरफ मरकरी के पार्टिकल्स होते हैं तो जब ये मरकरी इस मरकरी से जा करके मीट कर जाती है तो ये पूरे में फैल जाती है, और पूरे में फैलती है तब ये रॉड क्या होता है? जलने लगता है। इसी तरीके से जो भी हमने आपके सामने एसी का एग्जांपल बताया है, एसी में क्या होता है? आपने देखा है एसी की कूलिंग कब होती है? जब उसके अंदर की गैस खत्म होती है। जब एसी की गैस को धीरे धीरे वो कम करता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, और जितने ही ज़्यादा एसी के टेम्परेचर को कम करेगा तो इसका मतलब उसकी गैस को टेम्परेचर को कम कर रहा है, और गैस के टेम्परेचर को जो हीट बाहर से मिल रही थी वो हीट कहाँ से? आउटडोर में चली जाती है, तो सारी गर्मी खींच के कहाँ फेंक देता है? और उसी को टेम्परेचर कम जाता है, इसीलिए तो जो गैस डालते हैं वो पानी के रूप में निकलता है बाहर क्या निकलता है? आपने देखा होगा जब लोग एसी लगाए होते हैं उससे पाइप से पानी निकलता है, तो वो जो गैस होती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम कर देते हैं कि टेम्परेचर कम करते करते वो गैसेड स्टेट से किस में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कूलिंग संभव होती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक गैस बहुत खतरनाक निकलती है जिसका बहुत नुकसान भी है। CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपको कैंसर जैसी बीमारी से क्षतिग्रस्त कर सकती है। बहुत लोग जो है एसी के सामने ऐसे खड़े होते हैं। हाँ, अब तुम्हें बताया कि भैया हम उसमें CFC गैस नहीं निकल रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना। किसमें मरकरी नहीं होती? ये LED होगा, LED में नहीं होगी। आपका जो उस तरीके का रॉड है, हमने ध्यान भी नहीं दिया, पुराना वाला रॉड है, उसके पास जो सिल्वर का जो वो लगा होता है वहाँ पर मरकरी होती है। ये तो उसमें LED बल्ब पर है। हम आपको पहले वाले रॉड से समझा रहे थे, तो बात समझ आ गई? हाँ, इनका क्वेश्चन पूरा तुम्हारा आंसर मिला कि नहीं बेटा? अगर ना मिला तो बताओ। तो वो टेम्परेचर क्या करता है? अवस्था जो भी रहेगी वो दोनों अवस्था को टैली करेगी। द्रव है तो ठोस में, और ठोस है तो द्रव में, ठीक है? जो भी अवस्था के लिए परिवर्तित किया है। आवाज़ नहीं। इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ ऐसे होगा। कितना टाइम हो रहा है? इसका ग्राफ ऐसे होगा, ध्यान दीजिए। आपने यहाँ से टेम्परेचर क्या किया है? बढ़ाया ना। जैसे मान लिया यहाँ पर -10 था, -10 था, फिर माइनस तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। थोड़ी देर के लिए वो फ्लैट कर जाएगा, सतत हो जाएगा। अब ये समझ लो, पता है क्या बता रहा है ग्राफ? ये बता रहा है कि हम रुके हुए हैं। अब सारे पानी के मॉलिक्यूल्स, बर्फ के सारे मॉलिक्यूल्स पानी बना लेंगे तब यहाँ चलेंगे। फिर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इसका मतलब वो पानी बन चुका है। और पानी बन फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है? फ्लैट कर जाता है। किस पे क्या कर जाता है? फ्लैट कर जाता है। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वेपर बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, वाष्प दाब में वेपर बनाते टाइम सारे मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बनाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे बनाते हैं, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था का मतलब ये है कि अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो उसमें से 50 ml क्या करेंगे? वेपर बनाएंगे, और 50 ml क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे, जो अवाष्पशील होंगे, वेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है? लेकिन जब कोई भी चीज़ जो है जमेगी तो ऐसा नहीं ना। आपने देखा है, आप सारी चीज़ें अपने एग्जाम्पल में करेक्ट किया करो। आज जाना है किचन में, ठीक है? एडो पतीली लेना, उसमें पानी रखना और पानी खौला के देखना। जब पानी को अगर खोलते हुए देखा है, जब पानी बॉयल होने लगता है तो पानी का सारा मॉलिक्यूल्स बॉयल होकर के उड़ता नहीं ना, गर्म होने के बाद भी पानी बचा रहता है,
ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ फ्रीज करने के लिए रखते हो तो बिल्कुल जब आपने पूरा टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर उसको दे दिया है फ्रीज करने के लिए, शीतलक वक्र बनाने के लिए, तब उस केसेस में पानी बचता नहीं ना, पूरा क्या हो जाता है। तो जब कोई भी चीज़ जमती है तो वो साम्य अवस्था पे नहीं होती है, लेकिन जब कोई चीज़ उबलती है तो वो साम्य अवस्था पे होती है। इस बात को ध्यान में रखना। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना तो बताओ। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पे बात ही नहीं किया, अभी हमने सिर्फ वाष्प दाब पे बात किया, वेपर प्रेशर पे बात किया है। किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होगी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ें जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चली जाएं, वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। या आप कह सकते हो किसी भी लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब जो है उसके वायुमंडलीय दाब नीचे भी होता है। वायुमंडलीय दाब खाली ऊपर नहीं होता है, इसीलिए समुद्र में जो गोताखोर लोग जाते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नहीं, कम नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। कम कहाँ होगा? कम तो ऊपर होगा। वाष्प दाब क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडलीय दाब की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है। और जब ऊपर पहुँच जाओगे तो भी वायुमंडलीय दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आपको कब हम पढ़ाएंगे? जब हम आपको हेनरी लॉ पढ़ाएंगे तब आपको ये एग्जांपल समझाएंगे, क्योंकि हेनरी लॉ के अनुप्रयोग में एप्लीकेशंस में आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में, ठीक है। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये सारे लोग आप घर से पढ़ करके आओगे। एक बार बुक खोल करके गलती से पढ़ लेना, एक बार पीरियोडिक टेबल हो जाए, पढ़ो।